हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज फिर से एक बार आप सभी का फिल्म क्लासेस चैनल के इस मंच पर आपके दोस्त के साथ स्वागत है, अभिनंदन है, नंदन है और वेलकम है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड तो है ही, और वह हमारे जो पीछे के जो जितने वीडियो गए हैं उनका एक भाग है, उनका एक पार्ट है जो ये बताता है कि हमारे जीवन में यदि यह तत्व नहीं हो तो हमारा जीवन निरर्थक है। दोस्तों, वह बिंदु है, वह टॉपिक है विज्ञान। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है भारत में विज्ञान का लोकप्रियकरण। दोस्तों, इसे जानने के पहले हम विज्ञान को समझेंगे। दोस्तों, विज्ञान का मतलब है विकास, क्योंकि विज्ञान किसी विशिष्ट ज्ञान की बात करता है और जो विकास को उत्तरोत्तर विकसित होने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा जब अंधविश्वास की बात आती है तो वह विकास की नहीं पतन की बात करता है। दोस्तों, विज्ञान कभी भी अंगूठा ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता है, वह देखकर विश्वास करता है, वह प्रयोगशाला में उसको सिद्ध कर प्रयोग पर आधारित कर उस पर विश्वास करता है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि भारत में विज्ञान के लोकप्रियकरण के पीछे की सच्चाई क्या है और जो इतिहास है वह क्या गवाही देता है। दोस्तों, विज्ञान का आविष्कार कैसे हुआ, विज्ञान का विकास कैसे हुआ, दोस्तों इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जब से मानव जाति ही नहीं जीव मात्र की उत्पत्ति हुई इस धरा के ऊपर, तब से विज्ञान शब्द ने जन्म ले लिया। दोस्तों, पृथ्वी का गोलक धीरे धीरे ठंडे होते गए, तो ये सब विज्ञान का कारण है, कोई अंधविश्वास नहीं है। दोस्तों, विज्ञान की वजह से ही पहिए का आविष्कार हुआ और व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। आग का आविष्कार मतलब अग्नि का आविष्कार, यह भी एक विज्ञान का ही आविष्कार है। दोस्तों, हो सकता है उसमें इतनी सोच विकसित नहीं थी, लेकिन विज्ञान का आविष्कार हो चुका था। हम दूसरी बात करें, हमारी पुराणों उपनिषदों की बात करें तो रामायण में पुष्पक विमान यह विज्ञान का चमत्कार है। महाभारत में संजय की दिव्य दृष्टि जो कि धृतराष्ट्र को लाइव महाभारत का युद्ध दिखाती थी, वह विज्ञान और तकनीक की विकास की ही बात करता है। उसमें कोई ऐसी दृष्टि नहीं थी, वो विज्ञान का आविष्कार था जो लाइव दिखाया जाता था। दोस्तों, यह थी हमारी जो प्राचीन काल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दोस्तों, इसके अलावा चाणक्य को कौन भूलेगा जो कि हमारी चिकित्सा पद्धति के महानायक कहे जाते हैं। इसके अलावा अश्विनी बंधु, अश्विनो जिसको बोला जाता है, ऐसी चरक संहिता का विस्तार किया, ऐसी पद्धति चिकित्सा पद्धति को विकसित किया जो कि मृत शरीर में जान फूंक दे। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत का इतिहास है। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए। और भारत ने 10 मल्लव प्रणाली दी, भारत ने जीरो दिया, गाना भी है, जब जीरो दिया मेरा भारत ने, विश्व को तब गिनती आई। दोस्तों, बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ विज्ञान के विकास, प्रौद्योगिकी के विकास में ही अपना जीवन होम दिया। तो दोस्तों, लेकिन हम जान लेते हैं कि जब हमारे ऊपर औपनिवेशिक अंग्रेज दास्ता मंडराई हुई थी, उनकी बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उस समय हमारे विज्ञान की क्या स्थिति थी और हमारा विज्ञान किस दिशा में
प्रगति कर रहा था। दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले यह भारत में विज्ञान का लोकप्रियकरण सही अर्थों में शुरू हुआ और बंगला भाषा में 1818 ईस्वी में तथा मराठी में 1819 ईस्वी से विज्ञान लेखन शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत तक अंतिम दशकों में किए गए सत्येंद्र नाथ बसु, जगदीश चंद्र बसु तथा समरेंद्र नाथ सेन ने बंगला भाषा में विज्ञान की प्रगति और विकास को संभव बनाया। दोस्तों, क्या महज पत्रिकाएं निकालने से, क्या महज विज्ञान की बात करने से ही इसका लोकप्रियकरण हो जाएगा? कतई नहीं, क्योंकि जब तक विज्ञान शिक्षा लेखन की बात नहीं की जाएगी तब तक इसे लोकप्रियकरण का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके लिए दोस्तों जरूरी है उस शिक्षा की नींव रखना जो कि भले और बुरे का भेद कराती हो, जो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच अंतर स्पष्ट करती हो। तो दोस्तों, आगे हम जानते हैं कि विज्ञान संचार का आशय क्या है, जो कि हमें बताता है कि विज्ञान संचार या लोकप्रियकरण की सही परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि विज्ञान लोकप्रियकरण और संचार क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है और भारत में क्या क्या नवीन पहल की गई और विज्ञान के लोकप्रियकरण के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आ रही है और उनके दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं हम पहले विज्ञान संचार या विज्ञान लोकप्रियकरण का आशय क्या है। दोस्तों, विज्ञान संचार के अनेक उद्देश्य हैं, पर इसका प्रमुख उद्देश्य है आम जन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझा करते हुए उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर ही दूसरे लोगों को, अन्य लोगों को विज्ञान के और प्रौद्योगिकी के बारे में अवगत करवा सकता है, उन्हें विश्वास जगा सकता है कि यह अंधविश्वास है और यह विज्ञान है, यह सार्वभौमिक विज्ञान है और यह अंगूठा ज्ञान है। यह तभी संभव हो सकता है जब उसके दिमाग में, आम आदमी के मन और मस्तिष्क में विज्ञान के प्रति जागृति, जागरण और पुनर्जागरण की स्थापना की जाए। उसके बाद वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि विज्ञान संचार उन शोध को सामाजिक हितार्थ आमजन के सामने रखते हैं। वैज्ञानिक शोध करने वाले क्या करते हैं कि जो विज्ञान की खोज है या अनुसंधान है, उनको आम आदमी के बीच में लाकर उन्हें उनकी सोच में परिवर्तन के लिए लाया जाता है ताकि सामाजिक विकास को गति दी जा सके। इसके अलावा संचार प्रक्रिया और समाज में के साथ, संचार प्रक्रिया और संचार के साथ जब विज्ञान का पहलू जुड़ जाता है तो इसे व्यापक रूप में विज्ञान का लोकप्रियकरण या विज्ञान का संचार कहा जाता है। दोस्तों, तो यह है विज्ञान का लोकप्रियकरण या विज्ञान का संचार। इसके अलावा वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के जो परस्पर संवाद होते हैं विज्ञान को लेकर, जो ये वैज्ञानिक और ये आपस में संवाद करते हैं कि कौन सी जो है खोज होने वाली है, कौन से आविष्कार हुए हैं, इनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या विकास हुआ है, या टीवी या रेडियो में जब बहस होती है या कोई इंटरव्यू होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, अकादमिक संवाद कहते हैं, एकेडमिक जो कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन जब, क्योंकि दोनों का बौद्धिक स्तर समान होता है, जब ये दोनों बात करते हैं, एक स्पेशलिस्ट और एक साइंटिस्ट, तो दोनों का बौद्धिक स्तर लगभग समान होता है क्योंकि एकेडमिक फील्ड से वो जुड़े होते हैं। इसके अलावा लेकिन एक विज्ञान संचारक, ये वैज्ञानिक या विशेषज्ञ आम जन और खासकर युवाओं व बच्चों को उनकी भाषा में जब विज्ञान की जानकारी प्रदान करते हैं, साझा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान का संचार या विज्ञान का लोकप्रियकरण कहते हैं। दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि युवा
और आज के बच्चे वो एक शक्ति है जो हमारे कल के भारत का भविष्य है, एक उज्जवल भविष्य की नींव रख सकते हैं। इसके लिए उनके मन मस्तिष्क में अंधविश्वास की जगह है विश्वास रूपी विज्ञान का कमल खिलाना पड़ेगा, तभी जाकर विज्ञान रूपी उद्यान महक पाएगा। यह है दोस्तों विज्ञान की प्रगति, विज्ञान का लोकप्रियकरण, विज्ञान का संचार। किसी ने क्या खूब कहा है कि विज्ञान का संचार व्यक्ति के रक्त की हर बूंद में विज्ञान का संचार करना है। विज्ञान का लोकप्रियकरण तब होगा जब उसकी सोच, जब उसके मन, जब उसके मस्तिष्क, जब उसकी सोच, जब उसके दृष्टिकोण, जब उसके नजरिए के अंदर विज्ञान घर कर जाएगा, तभी वह अंधविश्वास से दूर होगा और उस दिन विज्ञान संचार स्वतः है पल्वित और पुष्पित होता हुआ नजर आएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इससे आगे की। तो जब आगे की बात करते हैं तो हमें जान लेना जरूरी है कि क्यों विज्ञान का लोकप्रियकरण क्यों किया जाए, क्यों इसको विज्ञान संचार कहा जाए। तो दोस्तों एक मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी माना गया है। क्यों? क्योंकि विश्व में इसके पास एक पावर है, एक चीज है। क्या है? आप भी अनुमान लगा सकते हैं, वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का। दोस्तों ये क्यों हुआ, ये कैसे घटित हुआ, इसके आगे क्या है, यह इतना ज्यादा जानना चाहता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि वह विज्ञान के हर रहस्य को जानना चाहता है। तारे कैसे बने, चंद्रमा कैसे उगता है, सूर्य कैसे उगता है, चंद्रमा कैसे जाता है, आकाश गंगा क्या चीज है, हमारे मौसम कैसे बनते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, जब पृथ्वी घूमती है तुम गिरते क्यों नहीं है, चंदा को मामा क्यों कहते हैं, चंद्रमा के ऊपर ऐसी क्या चीज है कि हम वहां बस नहीं सकते, मंगलयान का क्या रहस्य है, सौर मंडल तक आज तक क्यों नहीं कोई पहुंच पाया, या खगोलीय जो साइंस है, खगोलीय संसार उसका अंतिम बिंदु कौन सा है। लोगों ये जिज्ञासाएं मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग और बुद्धिमान बनाता है। दोस्तों जब ऐसी जिज्ञासा होती है तो इन्हीं जिज्ञासाओं को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 511 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास एवं लोकप्रियकरण करना हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में अपना योगदान दे, उसके लोकप्रियकरण में अपना योगदान दे और समाज में विज्ञान के विस्तार और लोकप्रियकरण तथा संचार के लिए हर संभव प्रयास करें। इसके लिए लोक जगत में विकास व विज्ञान संचार की आवश्यकता है दोस्तों। अब बात यह आती है कि विकास या विज्ञान संचार है, विज्ञान का लोकप्रियकरण है, विज्ञान का जो संचार है उसके मूल उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाए, किस लिए किया जाए, उसके मूल उद्देश्य क्या है। तुम उद्देश्य को बड़े ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्योंकि यही वह नींव है, यही वह आधार है जो कि तय करता है कि विज्ञान किस हद तक बड़ा है और कौन सी स्थिति में वह पीछे रहा है और क्या कारण है उसके पीछे रहने। तो दोस्तों उद्देश्य को जान लेते हैं। यदि उद्देश्य की प्राप्ति हो गई तो विज्ञान का लोकप्रियकरण स्वतः हो जाता है। तो दोस्तों जान लेते हैं पहला उद्देश्य क्या है। दोस्तों आम जन में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के बारे में नवीनतम जानकारी की जिज्ञासा, भूख जागृत करना और उन्हें अवगत करना, पहला तो यही। विज्ञान कभी सुसुप्त अंधविश्वास नहीं है जिसके आधार पर किसी को ठगा जा सके, किसी के साथ छलावा किया जा सके, किसी को प्रपंच में डाला जा सके। दोस्तों विज्ञान वह पावर है जो लोगों में सोचने की शक्ति का विकास करती है और यह आम जन को विज्ञान व प्रौद्योगिकी के बारे में सोचने को इस कदर मजबूर करती है
कि वह इतना ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है कि हर चीज जानना चाहता है। और इस जिज्ञासा को शांत करना, इस जिज्ञासा के हर प्रश्न का उत्तर देना वैज्ञानिक प्रगतिकरण, वैज्ञानिक लोकप्रियकरण और विज्ञान संचार का मूल उद्देश्य है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य हो गया आम जन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दोस्तों, पत्रिकाएं निकाल दी, अखबारों में बड़े बड़े लेख पब्लिश हो गए, लेकिन क्या इसी से लोकप्रियकरण, विज्ञान का लोकप्रियकरण और विज्ञान संचार आ जाएगा? यदि आप यह सोचते हैं तो यह एकदम व्यर्थ की सोच है। यदि मंथन किया जाए तो इसका एक चीज निकलकर सामने आता है, एक बात निकलकर सामने आती है मंथन से, कि जब तक अंधविश्वास की जड़ें समाज में मजबूत है तब तक विज्ञान अपना सर उठाकर नहीं चल सकता, और उसे सर उठाकर जीने की आजादी देने के लिए लोगों में, आम जन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पनपाना पड़ेगा, उनका विकास करना पड़ेगा। और यह तब होगा जब उनकी भाषा में, उनके भाव में और उनके अंदाज में और उनके माध्यमों के द्वारा उन तक विज्ञान की प्रगति, विज्ञान के संचार और विज्ञान के विकास की बात की जाएगी। विज्ञान के फायदे, विज्ञान की समस्याएं, उनसे उनको अवगत करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी एक जरूरी चीज है, वह शिक्षा। दोस्तों, जब तक हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, शिक्षित, साक्षर नहीं, शिक्षित होना पड़ेगा, तभी जाकर वह विज्ञान का सही अर्थ जान पाएगा और उसे अपने जीवन में उतार पाएगा। यह है विज्ञान लोकप्रियकरण और विज्ञान संचार का मूल उद्देश्य। क्योंकि दोस्तों, मैंने साक्षर और शिक्षित होने में फर्क क्यों किया? क्योंकि दोस्तों, साक्षर का मतलब है अक्षर ज्ञान, मतलब अपना नाम लिख देना। यह साक्षरता, यह शिक्षा नहीं है दोस्तों। आपको अपना नाम तो लिखना आ गया, लेकिन मजदूरी में आपको 500 रुपए के बदले 300 रुपए पकड़ाई जाती है, थमा दिए जाते हैं, आप कहते हैं हाँ सही है। यह शिक्षा नहीं है। दूसरा उदाहरण, यदि आपके घर में कई दिनों से बीमारी चल रही है, आपको यह कहा जाता है एक नारियल लाइए, आपके सर पे घुमाया जाएगा और जो भी ऊपरी हवा है उसे दूर कर दिया जाएगा। यह अशिक्षा है दोस्तों। यदि शिक्षित होते हुए भी हम ऐसी बातें सोचते हैं, वो शिक्षा नहीं, वो साक्षरता है, मैथ साक्षरता है। दोस्तों, जो शिक्षा किसी व्यक्ति को अंधविश्वास के आधार पर ठग सके, जो इतनी पावरफुल हो, जो अंधविश्वास के नाम पर आम लोगों का जीना दूभर करती, वह शिक्षा नहीं हो सकती। वो अशिक्षा से भी गया गुजरा उपाय है। तो दोस्तों, दूसरा उद्देश्य क्या है? आम जन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस कदर विकास करना, उनके दृष्टिकोण को इस कदर विकसित करना कि अंधविश्वास का दूर दूर तक कोई नामो निशान न रहे। उसके बाद बात आती है समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को हटाकर लोगों में मानसिक रूप से विज्ञान के प्रति सबल बनाना, ताकि वे जागरूक होकर विज्ञान को समझ सके और समाज में विज्ञान के पुनर्जागरण, जागरण और जागृति के लिए हर संभव अपना योगदान दे सके। तो दोस्तों, यह है कर्तव्य, यह है विज्ञान का संचार, यह विज्ञान के लोकप्रियकरण का मूल उद्देश्य। दोस्तों, ये तीन उद्देश्य तो हुए, लेकिन उद्देश्य बहुत है, लेकिन प्रमुख उद्देश्य तीन और जान लेते हैं। वो है आम जन और विशेष रूप से युवाओं में विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित कौशल विकास को विकसित करना। दोस्तों, युवाओं में यदि हमने वैज्ञानिक सोच और ऐसे पाठ्यक्रम को विकसित कर पाए जो कि युवाओं में, विशेषकर युवाओं में, चाहे वो युवती हो चाहे युवा हो, लेकिन लैंगिक समानता रखनी पड़ेगी, तभी विज्ञान का लोकप्रियकरण और संचार हो पाएगा। दोस्तों, यदि उनमें ऐसा पाठ्यक्रम लागू किया जाए जो कि उनमें विज्ञान
को लोकप्रियकरण करने में, उनमें विज्ञान कौशल को बढ़ावा देने में सफल हो पाया, तो विज्ञान का संचार और लोकप्रियकरण हर हाल में होगा। क्योंकि दोस्तों, युवा वह शक्ति है जिसमें यदि विज्ञान के प्रति सोच का विकास हो गया, उनमें वैज्ञानिक कौशल का विकास हो गया, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत है वो विज्ञान के क्षेत्र में पहले नंबर पर, अव्वल दर्जे पर रहेगा। उसके अलावा आम जन वैज्ञानिकों के बीच परस्पर सरल संवाद की प्रक्रिया आरंभ कर विज्ञान को लोकतांत्रिकरण की दिशा में आगे बढ़ाना। दोस्तों, होता क्या है, हम जानते हैं, हर कोई जानता है विज्ञान की भाषा अत्यंत कठिन है। क्योंकि कंप्यूटर को यदि हम सरल भाषा में कहें तो गणक कहा जाएगा, रेल को यदि सरल भाषा में कहा जाए तो लौह पथगामिनी कहा जाएगा, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, साइंस की बहुत सी ऐसी वो है चीजें या शब्दावली है जो अत्यंत कठिन है। यदि उनका हिंदी अनुवाद करें तो दोस्तों जरूरत इस चीज की है, जो जिस भाषा में है उसको उसी में अपना कर एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए या ऐसी शब्दावली तैयार की जाए जो कि वैज्ञानिकों और आम व्यक्ति के बीच में एक सरल सुगम संवाद को जन्म दे सके और इस चीज की गारंटी दे सके कि यह संवाद, यह बातचीत, यह संचार विज्ञान संचार और विज्ञान के लोकप्रियकरण या विज्ञान के लोकतांत्रिकरण में अपना योगदान दे पाएगा। दोस्तों, बातचीत का यदि कोई मतलब नहीं निकलता, वो पूरी गल्प कहलाती है, कोई निरर्थक बात। दोस्तों, जब कोई सार निकलता है संवाद का या संचार का, वही द्विमार्गीय सफल संचार कहलाता है। एक की बात समझना, दूसरा उसका प्रतिक्रिया करे, यही विज्ञान संचार है। और यह तभी हो पाएगा जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक भाषा को सरल बनाया जाएगा और जो वैज्ञानिक और आम जन है उनके बीच में जो संवाद है उसे सरल, सुगम और स्पष्ट बनाया जाए, तभी विज्ञान का लोकप्रियकरण है, यही विज्ञान संचार का मूल उद्देश्य भी है। इसके अलावा विज्ञान के तकनीकी के समावेश द्वारा, विज्ञान व तकनीकी के समावेश द्वारा समाज के वंचित लोगों और दिव्यांग जनों की मदद के लिए नए नए आविष्कार किए जाए। दोस्तों, हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जो वंचित वर्ग है, जो दिव्यांग जन है, जो गरीब है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनको ऊपर लाने के लिए, उनमें विज्ञान की सोच को विकसित करने के लिए या दिव्यांग जनों में ऐसे नए यंत्र विकसित करना जो कि उनके जीवन को सुगम बना सके और उनमें हीन भावना की जगह उन्हें मूल धारा, विकास की मूल धारा में लाकर विकास से जोड़ा जा सके। दोस्तों, ये तो हो गया इसके उद्देश्य, लेकिन क्या इन उद्देश्य को जान लेने से ही विज्ञान का संचार या विज्ञान का लोकप्रियकरण या विज्ञान का जनतांत्रिकरण हो जाएगा? नहीं, कतई नहीं। जब यह बात भारत जैसे विविधता में एकता वाले राष्ट्र के बारे में बात की जाती है तो यह यहीं तक सीमित नहीं हो जाती। दोस्तों, भारत को सपेरों का देश कहा जाता है, सपेरों का देश, सपेरों का राष्ट्र कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। दोस्तों, भारत में जो ग्रामीण संस्कृति है वहां आज भी अंधविश्वास के नाम पर चला जाता है। अंधविश्वास के नाम पर भोली भाली जनता तथाकथित झोले छाप नीम हकीम और बाबाओं के हत्थे चढ़कर अपना जीवन तो दांव पर लगाते हैं, जान और माल की हानि भी होती है। यह तब तक होता रहेगा और हमारा भारत देश तब तक हंसी का पात्र बनता रहेगा जब तक कि आम जन में वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो जाता। और दोस्तों, जब विज्ञान का विकास होता है तो अंधविश्वास रूपी पर्दा स्वतः दूर हो जाता है, उसका पर्दा अपने आप धूमिल हो जाता है और स्वतः
एक नई तस्वीर विकास की और विज्ञान की समक्ष प्रतिबिंबित हो जाती है दोस्तों। लेकिन यह तभी होगा जब हर व्यक्ति, समाज का हर तबका इससे जुड़कर वैज्ञानिक सोच को समझेगा और उसके विकास में अपना योगदान देने में अग्रिम पंक्ति में आगे आगे खड़ा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, हर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ये जानना चाहता है कि उसके समाज में कितना विकास हुआ, लेकिन ये कब जानेगा? क्योंकि दोस्तों उसे जानने का अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि उसकी आंखों पर एक चश्मा अंधविश्वास का पड़ा हुआ है, एक पर्दा अंधविश्वास का है। और जब तक वह दूर नहीं होगा, जब तक वो बदली अंधविश्वास की नहीं छटेगी, एक शुद्ध जल की बारिश जो दृष्टिकोण में बदलाव ला सके कभी नहीं होगी। तो विज्ञान का मूल उद्देश्य है उसकी सोच में परिवर्तन करना, या उसकी सोच में वह अहम योगदान देना जो कि उसके दृष्टिकोण को बदले ही, लेकिन साथ ही सामाजिक विकास में भी अपना योगदान दे सके। दोस्तों, बात आती है भारत में वैज्ञानिक विकास की, तो हम बात करते हैं कि विज्ञान का विकास, यदि इन सभी चीजों को देखा जाए तो भारत में विज्ञान का विकास कैसे हुआ और उसको विकसित करने में किसका योगदान रहा। दोस्तों, कमोबेश इस क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों की एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी सूची है, जिसमें एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका मैं नाम यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा, और वो वैज्ञानिक हुए हैं नरेंद्र कुमार सहगल, जिन्हें भारत में विज्ञान संचार का अग्रदूत कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में उनका अहम योगदान रहा है, लेकिन वो आज नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण आज भी जीवित है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश में हरित क्रांति का जन्म रंगराथन की वजह से, हमारे यहाँ दुग्ध क्रांति जो आई वर्गीज के द्वारा लाई गई, उन्हें इसका जनक माना जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से संभव हो पाया कि हम आत्मनिर्भर बन पाए अनाज की दृष्टि से, हम आत्मनिर्भर बन पाए दुग्ध क्रांति की वजह से। हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति आई वैज्ञानिक सोच के विकसित करने से। तो दोस्तों, यह सभी हुआ, लेकिन किनके प्रयासों से हुआ? दोस्तों, वो कुछ ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे संस्थान थे, और मूलतः यदि किसी देश की सरकार या सत्ता या केंद्र यदि ये चाहे कि विज्ञान का विकास और प्रसार करना है, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसके इस मंसूबे पर पानी फेर सके। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि हमारे देश में, भारत जैसे विविधता वाले देश में कितना विकास हुआ। दोस्तों, इस विकास से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो उड़ान है वह चंद्रमा तक सीमित नहीं रही है। हम मंगलयान पर तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं। हमारे मस्तिष्क में सूर्य तक छलांग लगाना है, क्योंकि हमारे पुराण बताते हैं कि हमारे सुपरमैन हनुमान जी ने सूर्य को हाथ ही नहीं लगाया, उसे निगल लेने की भी प्रकाष्ठा दिखाई, अपनी पावर दिखाई। तो दोस्तों, भारत वह देश है जिसमें ऐसे ऐसे होनहार युवा भी हुए हैं जिन्होंने सूर्य को निगलने तक की हिम्मत दिखाई है और सूर्य को अपनी औकात दिखाई है। सौर मंडल को पार कर सूर्य तक पहुंचना ये केवल भारत की औकात में था, और कोई देश इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। हमारा विज्ञान आज का नहीं है दोस्तों, हमारा विज्ञान है हजारों लाखों सालों पहले इतना ही विकसित था। लेकिन एक युग ऐसा आया कि हम उन आक्रांताओं के हाथों की कठपुतली बन गए, हमारे वेद उपनिषद सारे नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए, और हम पुनः एक ऐसे धरातल पर आ गए जहां पर विज्ञान का कोई नाम निशान नहीं था। आज जो भी विकास हुआ है, जितना भी विकास हुआ है, वह सराहनीय है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होना बाकी है। विज्ञान प्रसार संस्था की 1989 में
स्थापना की गई। किसके लिए? विज्ञान के विस्तार के लिए, विज्ञान के संचार के लिए, विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए। और यह विभाग, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। और दोस्तों, इसके अलावा इसे लोक विज्ञान, इसने, अब देखिए इसकी उपलब्धियां कितनी है, इसने आम जन विज्ञान के प्रसार के लिए, विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए 300 से अधिक विज्ञान साहित्य प्रकाशित किए हैं। तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा एक भाषा में नहीं, भारत की वे भाषाएं जिन्हें 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त है, संविधान की सूची में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उन सभी में उनका अनुवाद भी किया गया है, ताकि आम जन अपनी भाषा में वैज्ञानिक सामग्री को प्राप्त कर अपने दृष्टिकोण को और अपने नजरिया को बदल सके। उसके अलावा बच्चों के लिए विज्ञान क्लबों का विकास, उनमें उनका नेटवर्क का मायाजाल फैलाना, हैम रेडियो, विज्ञान चलचित्र मेला और विज्ञान संचार से संबंधित अन्य कार्यक्रम लागू करना, संचालित करना, ये इस विभाग की कार्य है। कौन से विभाग के? विज्ञान प्रसार संस्थान की कार्य है, जो कि बखूबी अपने दायित्व को समझकर देश में विज्ञान के जनतांत्रिकरण, लोकप्रियकरण और संचार में अपना हर पल योगदान देता रहा है। इसके अलावा अंतरिक्ष व खगोलीय जानकारी, रात्रि आकाश दर्शन के आयोजन के द्वारा विज्ञान की जानकारी प्रदान की जाती रही है। किसके द्वारा? इस विभाग के द्वारा। हाल ही में इसकी कार्यक्रम सूची में अवसर, साइंस वायर एवं साइंस चैनल की महत्वपूर्ण कड़ियां भी जुड़ चुकी है। दोस्तों, यह विज्ञान और प्रसार विभाग क्या करता है? यह कई चैनल, कई विज्ञान मेले, प्रदर्शनी भी लागू करता है, जिससे कि आम जन इससे जुड़ सके। तारामंडल, जिसे हम प्लूटोनेरियम कहते हैं, उसके माध्यम से लोगों को खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, और जो उनके अंधविश्वास है कि आकाश गंगा है, वो ये है, वो, उनकी जो सोच है उनको बदलना, ताकि वो खुद की सोच में बदलाव लाकर एक नया समाज विकसित कर सके, जहां पर आने वाली पीढ़ियां विज्ञानमय वातावरण में ही जन्म ले और उसमें श्वास ले सके। इसके अलावा भारत देश में कई योजनाएं, कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। और एक दोस्तों बात बता दूं, विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत का सानी कोई राष्ट्र नहीं है। मैंने बताया भी है दोस्तों, चाहे वह पुष्पक विमान का आविष्कार हो, या वह संजय की दूरदृष्टि हो, उन सभी में हमारे विज्ञान का विकास और प्रौद्योगिकी ही नजर आती है। दोस्तों, कभी पुष्पक विमान आशीर्वाद से, वरदान से नहीं उड़ता था। कभी भी दृष्टि इतनी तेज नहीं हुई संजय की कि वो वहां दरबार में बैठा बैठा वहां का हाल सुना सके। और दोस्तों, वो सुपरमैन जो हनुमान जी थे, वो किसी विज्ञान से कम नहीं थे, जिन्होंने सूर्य को मुंह में निगल लेने की अपनी प्रकाष्ठा परिलक्षित की। दोस्तों, ये सारी चीजें हमें पूरे विश्व को दर्शाती है, या दशमलव प्रणाली का विकास या आविष्कार, ये चीजें दर्शाते हैं कि भारत नहीं होता, यदि भारत ये चीजें नहीं देता, तो विज्ञान का विकास एक दिवा स्वप्न होता। चरक की चिकित्सा पद्धति, अश्विनों का मृत शरीर में जान फूंक देना, ये वो सभी उदाहरण हैं जो भारत में विज्ञान व तकनीकी और प्रौद्योगिकी के विकास को अपना परिचय देने के लिए स्वतंत्र करती है। तो दोस्तों, जान लेते हैं हम हमारे भारत में अहम योजनाएं और कार्यक्रम कौन कौन से लागू किए गए, जो कि भारत में विज्ञान के लोकप्रियकरण, यहाँ के लोगों में संचार, विज्ञान संचार को विकसित करने में मददगार साबित हुए हैं। तो दोस्तों, पहला है राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में मन लगाकर कार्य क्यों करेगा? दोस्तों, अभिप्रेरणा, प्रेरणा वह एक तत्व है जो लोगों को उत्प्रेरित होकर उत्साह के साथ
और मनोयोग से मनोबल के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, हमारे देश में भी राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई है। अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या है वो। NCSTC द्वारा विज्ञान लोकप्रियकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें मान्यता देने के लिए, जो कि वैज्ञानिक खोजें हुई है, आविष्कार हुए हैं, उन्हें मान्यता और उनके प्रोत्साहन के लिए 1987 में राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई या उनकी स्थापना की गई। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संचार में 6 तरह के 6 types of awards has been announced by this department। 6 तरह के जो पुरस्कार है, अवार्ड है, वो घोषित किए गए। दोस्तों, पहला क्या था, किसके लिए था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संचार में उत्कृष्ट प्रयास के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो इसमें अपना आवेदन कर सकता है। दूसरा है प्रिंट मीडिया द्वारा विज्ञान संचार में योगदान। प्रिंट मीडिया, जो हमारा प्रिंट मीडिया है, जो कि अब न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, वो विज्ञान के लोकप्रियकरण और विज्ञान के संचार को प्रबल बनाने के लिए जो भी अपना योगदान देते हैं, अपने लेख के माध्यम से, अपने आर्टिकल के माध्यम से, तो उनको भी इस क्षेत्र के अवार्ड के लिए नामांकित किया जा सकता है। उसके अलावा बच्चों में विज्ञान के लोकप्रियकरण को बढ़ावा देना, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे NGO, ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं जो कि बच्चों में और युवाओं में, खासकर युवाओं और बच्चों के अंदर जो इस तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है, उन्हें भी इस श्रेणी के पुरस्कार के लिए आगे लाया जाता है। उसके बाद लोक विज्ञान साहित्य का प्रकाशन और प्रचार प्रसार, यदि वो यह भी करता है तो उसे भी इस श्रेणी के जो पुरस्कार है उसके अंदर रखा जा सकता है। इसके अलावा साहित्य का लेखन ही नहीं, अन्य भाषाओं में यदि, जो कि संविधान के 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त है भाषाएं, उनमें यदि अनुवाद भी किया जाता है तो उसे भी इस पुरस्कार की श्रेणी में मान्यता मिलती है। इसके अलावा नव प्रवर्तक और पारंपरिक प्रणालियों द्वारा विज्ञान का संचार। दोस्तों, हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हम नवीन संचार प्रणाली से नहीं पहुंच सकते, लेकिन यदि हम पारंपरिक संचार व्यवस्था के जरिए उनमें वैज्ञानिक सोच का विकास कर पाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित कर पाए, या उनकी सोच को अंधविश्वास की बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर मोड़ सके, उन लोगों के लिए भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा विज्ञान संचार को सुदृढ़ और उत्कृष्ट बनाने के क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं, उन सभी को पुरस्कृत करने का कार्य भी किया जा सकता है। अब ये तो गया एक जो हमने कार्यक्रम या जो हमने योजनाएं बनाई है। दूसरी है इंस्पायर पुरस्कार, जिसे एक मानक पुरस्कार भी कहा जाता है। यह दोस्तों भारत का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है 10 से 15 साल की उम्र के 6 to 10 क्लास के बच्चों में वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक महत्व, विज्ञान के महत्व और उसकी सोच को उन्हें विकसित करना और नवाचारों को प्रोत्साहित कर उनमें ऐसी सोच को विकसित करना कि वो स्वयं प्रेरित होकर समाज को तो जागरूक करे और खुद ही नवाचारों में अपना योगदान दे सके। इसके अलावा भी है साइंस चैनल। दोस्तों, साइंस चैनल की शुरुआत हुई, कैसे हुई? आज भी विज्ञान की प्रामाणिक खबरें जो आती है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, उनकी ज़्यादा कमी अखरती है। क्यों अखरती है? दोस्तों, उसका एक उदाहरण है। सन 2008 में CSIR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 4 या 5% ऐसी सामग्री थी जिसे हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाली कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, वर्तमान युग में तो निजी जो चैनल है, टीवी चैनल है, वो अपने हितों के आगे, स्वार्थ के आगे केवल उन्हीं खबरों को दिखाते हैं जो विज्ञान कम, अंधविश्वास और अवैज्ञानिक अधिक होती है। जैसे कि
रावण आज भी जिंदा है, अश्वत्थामा का पता लगा, नागमणि पाई गई। दोस्तों इसकी बजाय यदि आप विज्ञान की बात करते तो लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनपता है, लोगों की सोच भ्रमित नहीं होती। तो दोस्तों इन सबको दूर करने के लिए, जो कि ये चैनल है ज्योतिष के बारे में वो जानकारियां उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं बताएंगे कि विज्ञान को अपनाकर हम हमारे जीवन को इतना सशक्त और इतना सरल बना सकते हैं। दोस्तों इन बुराइयों को, इन कमियों को दूर करने के लिए साइंस चैनल 15 जनवरी 2019 को साइंस डेडिकेटेड, जो केवल साइंस पर आधारित 2 चैनल 15 जनवरी 2019 को शुरू किए गए, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा हुए। उनका नाम है, एक तो इंडिया साइंस और डीडी साइंस के नाम से 2 चैनल शुरू किए गए। इसके अलावा उपग्रह चैनल भी शुरू किए गए हैं, जो कि प्रतिदिन विज्ञान की खोजों, आविष्कारों की बात करते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, जिसके बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी तो हम आगे लोगों को बता पाएंगे। आप सुनेंगे परम क्लासेज के जरिए उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को, तभी तो आप समाज को बता पाएंगे कि वो कौन से कार्यक्रम है, कौन सी योजनाएं हैं जो कि भारत में विज्ञान के प्रसार के लिए कटिबद्ध है। इसके अलावा दोस्तों विपनेट क्लब 1998 में शुरू हुआ, जो कि विभिन्न क्लबों का एक मायाजाल है, जो कि शुरू में 100 क्लबों तक ही सीमित था, लेकिन आज हजारों लाखों की तादाद में उसके मेंबर है। दोस्तों विपनेट क्लब लोगों को, खासकर युवाओं को जोड़ने के लिए उपक्रम चलाते हैं, जो कि उनमें सोच का विकास कर सके, कि वो वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़े और समाज के विकास में, संवर्धन में अपना योगदान दे सके। इसके अलावा विज्ञान रेल व साइंस एक्सप्रेस, दोस्तों इस कार्यक्रम ने, इस योजना ने जितना योगदान दिया साइंस को आगे बढ़ाने में, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है दोस्तों, क्योंकि 2004 से 2005 के बीच इसका संचालन किया गया। 8 महीने में कितने, 8 मंथ की छोटी सी अवधि में 15,000 किलोमीटर की यात्रा और 60 से अधिक स्टेशनों पर पड़ाव, ये चीजें दर्शाती है कि इस रेल कार्यक्रम ने विज्ञान के लोकप्रियकरण में अपना क्या योगदान, क्या अभूतपूर्व योगदान दिया होगा। इसके अलावा जत्था कार्यक्रम क्या होता है, इसके जरिए एक पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है लोगों का, जो कि लोगों को उनके माध्यम, उनके संचार माध्यमों के जरिए उनकी भाषा में, चाहे वो कठपुतली हो, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो रात्रि जागरण हो, चाहे वो किसी भी तरह का और कार्यक्रम हो, स्लाइड शो हो, फिल्म शो हो, या स्पेशल लेक्चर बेस्ड ऑन साइंस हो, उनके जरिए लोगों तक विज्ञान को पहुंचाते हैं, वैज्ञानिक सोच का विकास करते हैं, जो कि दोस्तों 25,000 किमी दूरी तय की इन्होंने, कितनी 25,000 किलोमीटर की दूरी, लंबी दूरी तय की, और 500 से अधिक पड़ाव पर अपने तंबू लगाए और वहां के आसपास के लोगों उसे जागरूक किया कि अंधविश्वास को छोड़िए, इस पर्दे को उतारिए, इस जो काला चश्मा है इसे उतार कर विज्ञान को अपनाइए, ताकि समाज के विकास की एक सुनहरी तस्वीर आपको दिखाई दे सके। उसके बाद पब्लिक कम्युनिकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी PSST 1989 में इसकी स्थापना होती है, 1989 में, और यह देश में ही नहीं विदेश में भी विज्ञान के विकास व विस्तार के लिए प्रयास करती है, और वैश्विक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों की घोषणा भी करती है, ताकि आम जन प्रभावित होकर, जागरूक होकर वैज्ञानिक सोच का विकास कर सके। दोस्तों इसके अलावा कलिंग पुरस्कार, दोस्तों कलिंग पुरस्कार की जब बात आती है तो यह सर्वोच्च पुरस्कार, यह सम्मान है जिसकी 1951 में, 1951 में यह प्रारंभ हुआ, और यह पुरस्कार विज्ञान लोकप्रियकरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा पुरस्कार है जिसे विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वह 1951 में
शुरू हुआ कलिंग पुरस्कार। इसके दौरान लेखक, प्राध्यापक, रेडियो टीवी कार्यक्रम विशेषज्ञ, फिल्म निर्माता, पत्रकार या वैज्ञानिक को 20,000 अमेरिकी डॉलर और अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, उनके जो कार्य को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलती है। इसके अलावा जो 20,000 का अमेरिकी डॉलर की अवार्ड राशि है, नगद पुरस्कार है, प्लस अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक, ये दोनों ऐसे पुरस्कार हैं जो कि उनमें और अधिक उत्साह का वातावरण पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक विजेता को रुचिराम साहनी चेयर से भी नवाजा जाता है, जो कि रुचिराम साहनी कौन थे? भारत के प्रमुख विज्ञान संचारक के रूप में जाने जाते हैं। उस चेयर से भी सम्मानित किया जाता है हर एक विजेता। इसके बाद बात आती है जो हमारा लास्ट कार्यक्रम है, योजना है भारत की ओर से प्रमुख कार्यक्रमों से, वो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की स्थापना। बच्चों में विज्ञान की स्थापना, बच्चों में तरह तरह के विज्ञान आधारित सोचों को, दृष्टिकोणों को मान्यता प्रदान करना और उनके विकास के लिए, वैज्ञानिक विकास के लिए बच्चों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित कर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और उनमें भाग लेकर वे बच्चे अपने क्विज के जरिए अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, ज्ञान को प्रोत्साहित करते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान को, जो विज्ञान के प्रति ज्ञान है, जो अबूझ ज्ञान था, उसे प्रगति की सीमा तक लाते हैं। उसकी बात है अवसर नाम का एक कार्यक्रम है। 2018 में डीएसटी ने पुरस्कार योजना प्रारंभ की, जो कि शोध विद्यार्थियों के लिए, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में शोध को अपना मौलिक व स्वरचित स्तर प्रदान करते हैं। उन शोध विद्यार्थियों को एक वैज्ञानिक सोच से ओतप्रोत करने के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई, अवसर की, ताकि यह अवसर पाकर शोध विद्यार्थी वैज्ञानिक सोच का विकसित या विकास कर सके और विज्ञान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। लेकिन दोस्तों, इतने कार्यक्रम हो गए, इतनी योजनाएं होगी, लेकिन विज्ञान की प्रगति इतनी अच्छी नहीं है जितना कहा जा सके। दोस्तों, मैगजीन कितनी की निकलती है, मनोरंजन पर मैगजीनें निकलती है, फिल्मों पर निकलती है, क्रिकेट पर निकलती है, खेल पर निकलती है। दोस्तों, विज्ञान पर कितनी गिनी चुनी, क्योंकि दोस्तों जो शब्दावली है वो कठिन है। और दोस्तों, मेन वजह क्या है? वैज्ञानिक और आम जन का जुड़ाव या सामंजस्य या संचार नहीं हो पाता। इसकी मेन रीजन क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ अंधविश्वास सबसे बड़ा कारण है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जब विज्ञान की बात करते हैं तो एक जो पर्दा पड़ा हुआ है हजारों, लाखों, दशकों से, उसे हटाने में कई साल लगेंगे, क्योंकि हम उस स्तर पर आना नहीं चाहते। दोस्तों, हमें उस स्तर पर आकर विज्ञान को उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि वो अंधविश्वास की लंबी जो रेखा है उससे बाहर निकलकर विज्ञान को अपना सके। दोस्तों, शिक्षा का विकास करना पड़ेगा। हमें विज्ञान के लेखन में इतना स्तर सरल करना पड़ेगा कि हर कोई वैज्ञानिक शब्दावली से आत्मसात होकर विज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, ये वो समस्याएं और समाधान है जो कि राष्ट्र में, हमारे भारत में विज्ञान का माहौल तैयार कर वैज्ञानिक लोकप्रियकरण और विज्ञान के संचार को संभव बना सकते हैं। और भारत सोने की चिड़िया तो है ही, वह विज्ञान के क्षेत्र में भी पहले स्थान पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की भारत में लोकप्रियकरण किसके, विज्ञान के लोकप्रियकरण और विज्ञान के संचार के बारे में। दोस्तों, बातें करने से कुछ नहीं होगा, ये तो हम जानते हैं। तो दोस्तों, होगा कैसे? दोस्तों, मैं और आप बात करें, इससे भी कुछ नहीं होगा। टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ये इतना नाकाफी है। दोस्तों, करना क्या होगा? विज्ञान को प्रसार करना है, विज्ञान का लोकप्रियकरण करना है, तो हमें जन जन तक ये बातें पहुंचानी होगी, तभी हम जाकर विज्ञान के विकास व लोकप्रियकरण की बात को कर सकते हैं और उन तक हम अपनी सही बात पहुंचा सकते हैं।
ताकि हमारा जो प्रयास है वो सफल हो सके और लोगों तक जो हमारा एक स्वप्न है विज्ञान को पहुंचाने का, विज्ञान के लोकप्रियकरण का, विज्ञान के लोकतांत्रिकरण का, विज्ञान के प्रजातांत्रिकरण का, वह हमारा उद्देश्य सफल हो सके और विज्ञान भारत की आत्मा में बस सके। दोस्तों, विज्ञान की भारत की आत्मा क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है, वो भारत की आत्माएं है। और उस आत्मा में यदि विज्ञान का घर कर गया तो अंधविश्वास वहां से उल्टे कदम भागेगा, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन जरूरत है तो क्या है, उन लोगों तक, उनके स्तर पर आकर, उनकी भाषा में, उनके माध्यमों के जरिए, जो माध्यम चाहते हैं, चाहे कठपुतली हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वो लोक माध्यम हो, उनके भाषा में बात करेंगे, तभी भारत में विज्ञान का लोकप्रियकरण संभव है। तो दोस्तों, आइए मिलाते हैं हाथ हम लोकप्रियकरण के लिए, विज्ञान के विकास के लिए, ताकि हमारा और आपका जो प्रयास है सफल हो सके। और हमारे और आपके सफल प्रयास के लिए करना ये होगा कि आपको बेल आइकन दबाना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, तभी हम एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे और सुन पाएंगे। दोस्तों, हम कल मिलते हैं फिर एक सामाजिक मुद्दे को लेकर, एक पाठ्यक्रम आधारित मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए देखते रहेगा परम क्लासेस चैनल। कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर। धन्यवाद।